हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आ चुका है, इसकी बारी आ गई है आज। रिवीजन सीरीज के दौरान ये चैप्टर, छोटा चैप्टर पर सी एंटर लेवल पे 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं भी पूछे जाते हैं तो 1-2 नंबर का बन सकता है। 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल में पूछ ले या कहीं और पूछ ले, आपको सॉरी एमसीक्यूज में भी डाल सकते हैं। तो चैप्टर कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। फाइनल लेवल पे इतना नहीं है, पर इंटर में है। आपके पास 2 सेक्शन पढ़ने हैं यहाँ पर, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। लेकिन इस चैप्टर को अलोन नहीं पढ़ा जा सकता। इसको आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 31, 32, 33, 34 वाला चैप्टर जो है उसके साथ, यानी इनवॉइसिंग के चैप्टर के साथ इसको आप पढ़ोगे तो ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कब करेंगे। यानी टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट जब हमारी टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी जनरेट हो जाती है, वो पॉइंट जहां पर हमें ये पता चलता है कि अब टैक्स पे करना है। और जिस पीरियड के अंदर टैक्स पे हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है, उसके अगले महीने को जनरली हमारी टैक्स की पेमेंट की डेट आ जाती है। ऐसा जरूरी क्यों था? तो क्योंकि टैक्सेबल इवेंट हमारे पास बहुत सारे इवेंट होते हैं एक ट्रांजेक्शन के दौरान। तो हमें किस पॉइंट पर टैक्स पे करना है ये जानकारी चाहिए थी हमें। एक होता है एग्रीमेंट का डेट, कुछ और हो सकता है जब सामान डिस्पैच होता है, या फिर अगर सर्विस का केस है तो सर्विस का प्रोविजन होता है, डिलीवरी कब हो रही है, एंट्री कब कर रहे हैं उसको बुक्स के अंदर, इनवॉइस की डेट कुछ अलग हो सकती है, पेमेंट की डेट अलग हो सकती है, एंट्री ऑफ पेमेंट की डेट अलग हो सकती है, और इस तरीके से अलग अलग डिपॉजिट के डेट क्या हो सकते हैं, बैंक अकाउंट में आपने कब डिपॉजिट करा। तो हम किस बेसिस पर डिसाइड करें कि हमें गवर्नमेंट को कब टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए हमारे पास रेलिवेंसी आ जाती है इस चैप्टर की, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे कब करना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है गुड्स के लिए है सेक्शन नंबर 12 और सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 13। तो सबसे पहले हम गुड्स की बात कर लेते हैं। गुड्स के केस में क्या होता है, आपके पास 13 सब सेक्शन 2 है। 1 में जो लिखा हुआ फालतू की बातें हैं। 13 सब सेक्शन 2 के अंदर, ये मैं नई वाली ऐसे मटेरियल यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई में तो वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। और जो मेरी अभी बैच चल रही है उसी का ये रिकॉर्डिंग है, उसी का ये चैप्टर है, वहीं से करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को ही माना जाएगा। देखो जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केसेस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी में सिर्फ एक ही है। फॉरवर्ड चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूँ। इसमें से अर्लीस्ट डेट जो होगा वहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई जनरेट हो जाएगी। वहाँ पर उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। उसके लिए कौन सी डेट आती है? पहले आ जाती है इनवॉइस इशुएंस की डेट। इनवॉइस इशुएंस अगर आप सेक्शन 31 में जाकर देखोगे, गुड्स के केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू करना होता है, जहां पे गुड्स की मूवमेंट जरूरी है तो वहां पे डिस्पैच की डेट, जब वो सामान आपकी फैक्ट्री से निकलता है वो डेट, या फिर इन केस की वो रिमूवल उसकी जरूरत नहीं है तो वहां पर जिस डेट पर आप मेकिंग अवेलेबल, यानी आप उसको टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो, वो वाली डेट को आपको इनवॉइस इशू करना होता है। सिमिलरली कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होगा तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपका पीरियोडिक स्टेटमेंट या पीरियोडिकल पेमेंट का जो डेट होता है वो उस डेट तक आपको इनवॉइस इशू करना है। तो जो भी डेट को आप इससे पहले इनवॉइस इशू कर देते हो वो डेट, या फिर लास्ट डेट जो इनवॉइस इशू करने का वो विच एवर इज अर्लियर, वही डेट मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि एक और कंडीशन आता है हालांकि कि पेमेंट आपने कब रिसीव करी, पर पेमेंट से यहाँ पर मतलब नहीं है गुड्स के केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में। हालांकि रिवर्स चार्ज में रिलेवेंट रहेगा, पर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस डेट और लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस, उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर आपने इनवॉइस उसके बाद इशू करा कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट इस लास्ट डेट को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई जनरेट कर देती है और आपको टैक्स का पेमेंट करके चलना पड़ेगा। ये जो है 1000 रुपीज एक्सेस रिसीव करने की बात करी जाती है कि अगर आप एक्सेस 1000 रुपीज रिसीव कर ले तो, यानी मतलब आपको किसी चीज के लिए पेमेंट करना था 3000 रुपये, आपने क्या करा 3200 रुपये पेमेंट कर दिया और आपने बोला कि चलो अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे बाकी 200 रुपये। यानी आपका नेचुरली किसी के साथ लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 200 रुपये आपने वापस नहीं लिए, बोले कि चलो अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी आप 200 रुपये एक्स्ट्रा है तो रख लो। वो 200 रुपये के एक्स्ट्रा जो अगले महीने के लिए क्या मैं कंसिडर कर सकता हूँ अगले महीने के पेमेंट के लिए, वो एक एडवांस की तरह 200 रुपये पहले से आपके पास है। आंसर जी यस। तो एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एडवांस के ऊपर गुड्स के केस में जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विसेज के केस में लगेगा, और रिवर्स चार्ज अगर गुड्स का हो तो भी लगेगा। लेकिन क्योंकि ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पर ही आपको टैक्स की पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाती है। ये पेमेंट वाला प्रोविजन अभी के लिए कट चुका है, अभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका पेमेंट कब रिसीव कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1000 रुपये तक अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो कोई और आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई मिल जाएगा, पर हालांकि ये आज के डेट पर एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज के केस के अंदर। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज के केस में रिवर्स चार्ज हमेशा आपको अपने पार्ट पे देखना है कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। पहला कि आपने गुड्स किस डेट को रिसीव करा उसी डेट को पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई जनरेट कर देंगे। अगर
इन सब में से सबसे पहले क्या हुआ, तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर जिस डेट को आपने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे डेबिट की बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज के अंदर रिसिपिएंट पे कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट को आपने पेमेंट किया या फिर उस पेमेंट को आपने एंट्री करी। देखो एक तो होता है डेबिट होना, पहला तो हो गया जिस डेट को अकाउंट में डेबिट हुआ वो, या फिर जिस डेट को हमने एंट्री करी है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो डेट, विच एवर इज अर्लियर, तो वहां पे उसको मान लिया जाएगा कि पेमेंट की डेट है, तो पेमेंट की डेट और रिसिप्ट ऑफ द गुड्स है। या फिर इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, यानी 31वां दिन, 31st डे जो हो जाएगा, 31st डे, कहां से 31st डे काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने भी कोई ना कोई इनवॉइस तो इशू करा है, हालांकि सप्लायर आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि रिवर्स चार्ज में आप खुद टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराते हो, पर वो एक नॉर्मल इनवॉइस तो बिना टैक्स का तो इनवॉइस इशू करा होगा ना उसने, उस इनवॉइस की डेट से 31वां डेट जो होगा वहां तक, कुछ बड़ी जल्दी इन तीनों डेट्स में से वहां पर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आप कंप्यूट नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर फिर एक आ जाती है कि डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर जिस डेट को आपने, क्योंकि रिसिपिएंट हो आप रिवर्स चार्ज के केस में, आपको इनकम टैक्स के पर्पज से खर्चा के लिए भी तो अकाउंटिंग एंट्री तो करनी पड़ेगी, तो जिस डेट को आपने एंट्री करी होगी वो वाली डेट हम ले लेंगे। गुड्स की रिसिप्ट की जो भी आपने डेट होगा वो डेट हम ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं वाउचर के केस की। वाउचर के केसेस के अंदर, अच्छा वाउचर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वाउचर हम सप्लाई सर्विसेज के साथ करेंगे क्योंकि सेम प्रोविजन है दोनों के केसेस में। पीरियडिकल रिटर्न वाली ये भी सेम प्रोविजन से बचते आते हैं। अब हम चलते हैं सर्विसेज की तरफ, क्योंकि बाकी सारी प्रोविजन गुड्स और सर्विस दोनों के अंदर सेम है, तो अपन एक ही बार में कर लेंगे दोनों को। आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम वगैरह से भी दे रखा है ऐसे एक मटेरियल में, तो आप वहां से भी कर सकते हो, चाहो तो एक और रिविजनरी मटेरियल ऐसे इशू करता है उसके अंदर से भी आप कर सकते हो, जहां से करो। दोनों की जगह अलग अलग डायग्राम है पर दोनों अच्छे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा, तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन सर्विसेज के केस में क्या आपको गुड्स इशू कर रहे हो, तो आंसर इज नहीं, तो वहां पे या तो आप प्रोविजन कर रहे हो सर्विसेज की, या फिर आप पेमेंट किसी दिन रिसीव कर रहे हो, तो ये सारे डेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप जो इनवॉइस का डेट है वो डेट, या फिर पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस का डेट जिस दिन आप इशू कर रहे हो इनवॉइस वो डेट, या फिर पेमेंट का डेट जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट रिसीव कर रहे हो उसकी डेट को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन ये कब पता है, अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई सही से सही समय पर इनवॉइस इशू करा। इनवॉइस इशू करने का डेट क्या होता है, सर्विसेज के केस में जनरली होता है कि बिफोर और आफ्टर भी कर सकते हो आप, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस कर दिया उसके बाद भी ले सकते हो, लेकिन 30 दिन तक लेट। और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी केस में 45 डेज होता है, ठीक है। तो वहां पर आपने इनवॉइस इशू करा वो डेट, अगर सही समय के अंदर यानी 30 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया, या फिर उससे पहले कभी भी करा कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पेमेंट की डेट हुई जब अर्लियर, तो ऐसे केसेस के अंदर। लेकिन अगर आपने सही समय पर इनवॉइस इशू नहीं करा है तो ऐसे केस में क्या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, नहीं 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 नहीं, गुड्स के केस में ऐसा था पर सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है। सर्विसेज के केस में बोलते हैं जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, प्रोविजन ऑफ सर्विस दिन हो वो डेट कंपेयर्ड विद पेमेंट की डेट हुई जब अर्लियर, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। या फिर अगर आपने रिसिपिएंट ने, देखो रिसिपिएंट ने तो खर्चा किसी डेट पर रिकॉर्ड करा होगा, टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स तो है नहीं कि जिसको हम ट्रैक कर सकते, तो यहाँ पर रिसिपिएंट ने किस डेट पर अपने बुक्स के अंदर एंट्री करी है, ये तीनों चीजों को कंपेयर कर लेते हैं और इसे अर्लियर तो वो हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई उसको। अच्छा यहाँ पर हमने करा था पेमेंट की डेट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब वो डेट जिस दिन आपने आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया या फिर आपने उस पेमेंट को अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया बुक्स के अंदर, तो वो वाली डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिमिलर 1000 रुपये वाले केस की बात करते हैं। देखो 1000 रुपीज अगर आपने एक्सेस सर्विसेज के केस में अगर ले लिया है तो यहाँ पे आपके पास सप्लायर को ऑप्शन होता है। देखो सब जनरली क्या होता है कि आपने पेमेंट रिसीव करा है एक्सेस में, तो पेमेंट की डेट तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। या फिर अगर इनवॉइस समय पर इशू नहीं हुआ है तो पेमेंट की डेट यहाँ पर भी रिलेवेंट हो जाती है। लेकिन अगर 1000 रुपये तक आपने एडवांस में इशू करा है ना, तो ये प्रोविजन आप चाहो, सप्लायर की मर्जी है, सप्लायर चाहे इस टाइम पे पेमेंट ना करे, जब अगले महीने में मैं एक्चुअल में उसका सप्लाई कर दूंगा तब पेमेंट करूंगा, तो आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर इनवॉइस डेट को हम ले सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे केसेस के अंदर। लेकिन गुड्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में भी ये एप्लीकेबल नहीं होता था, सर्विसेज के केस में भी नहीं एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होगा, सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज, सर्विसेज के केस में अब अगर आपने कोई किसी लॉयर से सर्विस ले ली, ठीक है,
तो लॉयर से सर्विस ले ली तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपने किस डेट को पेमेंट किया है, पेमेंट करने का मतलब जिस डेट पे आपने बुक्स में एंट्री करी या फिर जिस डेट पर आपके बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसकी बात करेंगे। तो डेट ऑफ पेमेंट, और यहां पर उन्होंने सीधा सीधा उठा लिया 61वां दिन, 60 डेज के आफ्टर जो डेट आता है, इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज वाली डेट, यानी 61वां दिन जिस डेट पर सप्लायर ने आपको इनवॉइस करा था, वही सप्लायर ने नॉर्मल बिना टैक्स वाली इनवॉइस इशू करी होगी, तो उस डेट से 61st डे वहां से अपन कैलकुलेट कर देंगे। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते वहां से, तो एंट्री आपने कब करी थी बुक्स के अंदर, वो डेट हम ले लेते हैं, जिस डेट पर आपने एंट्री करी होगी बुक्स के अंदर वो डेट। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से अगर कोई आप सर्विसेज ले रहे हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इंडिया के अंदर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, आंसर इज यस, हो सकते हैं। आप जब सीए फाइनल के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा। अदरवाइज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज जो आपके इंडिया के बाहर है, उससे अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो तो वहाँ पर कब आपको टैक्स पे करना है, तो वहाँ पे पहली बात तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाएगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी, और वहाँ पर डेट ऑफ जिस दिन आपने पेमेंट करा वो डेट, या फिर जिस दिन इंडियन एंटरप्राइज जो है वो अपना बुक्स के अंदर एंट्री करता है वो वाली डेट आ जाएगी यहाँ पर। अब देखो वाउचर के केसेस और बाकी केसेस नॉर्मल सब केस बराबर आ जाएंगे। वाउचर की केस की बात करते हैं। सबसे पहले वाउचर का केस का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, कहाँ लिया है, नीचे है क्या, चलो वाउचर के केस के अंदर अगर मुझे ये पता है कि वाउचर के अंदर क्या गुड्स मिलने वाला है या क्या सर्विसेज मिलने वाली है, अगर वो आइडेंटिफाइबल है, यानी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ले लेंगे, जिस दिन वाउचर हमने इशू किया, वाउचर सेल किया, उसी डेट को हम ले लेंगे। अगर इफ इट इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, हमें पता है उसी समय पर कि क्या मिलने वाला है। यानी अगर आपको मैंने पिज्जा का एक कूपन इशू करा, डोमिनोज ने एक कूपन इशू करा 20 रुपए के हिसाब से, जो 25 तारीख यानी क्रिसमस से लेकर के नए साल तक 1 तारीख तक जिसने हमारे यहाँ से पिज्जा लिया, उसको हम सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के प्राइस पे एक कूपन देंगे। वो कूपन आप यूज कर सकते हो अगले 1 महीना तक। छोटा स्मॉल पिज्जा साइज या फिर कोई भी एक तरीके का पिज्जा, मैंने बता दिया कि ये पिज्जा अगर आप यूज करते हो, खाते हो हमारे यहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ इस कूपन को दिखा करके आप खरीद सकते हो। यानी जो 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का पिज्जा हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ ये कूपन लेके आना आप अगले 1 महीने के अंदर कभी भी। तो ऐसे केसेज के अंदर क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे सप्लाई किस चीज का होने वाला है, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ पिज्जा का हो सकता है इस कूपन के अगेंस्ट में। इस कूपन के अगेंस्ट शर्ट नहीं खरीद सकता, कोई और चीज नहीं खरीद सकता, तो मुझे पता है यहाँ पे आइडेंटिफाइबल है सप्लाई क्या होने वाला है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम आज ही टैक्स लगा देंगे, जब वो वाउचर इशू कर रहे होंगे, वाउचर सेल कर रहे होंगे 20 रुपए का, उसी टाइम पे हम टैक्स लगा देंगे, वहीं पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। लेकिन जहां पे हमें नहीं पता होता है कि आगे क्या मिलेगा, अब मैंने आपको कोई कूपन दे दी कि आप स्क्रैच करोगे तब आपको पता चलेगा, मैंने आपको कोई मतलब ये फिक्स है कि आपको 2000, 2200, 2500 का सारे सामान है, इसमें से कुछ भी आपको मिल सकता है, और मैंने आपको 2000 में कूपन बेच दी। कूपन बेचे आप, अगले 1 महीने वैलिडिटी पीरियड, उसकी 1 महीने के अंदर आप कभी भी आके कुछ भी आपको, अब आपको ये नहीं पता कूपन के अंदर क्या है, उसको जिस दिन आप स्क्रैच करोगे उस दिन पता चलेगा, अच्छा मेरे को एक जींस मिला इसके अंदर, इस वाउचर से मैं एक जींस ले सकता हूँ यहाँ से। तो वहां पर आपको उस टाइम पर जब आपने कूपन खरीदा था उस वक्त पे आपको पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर क्या आप जींस के ऊपर रेट कुछ और हो सकता है आपको वॉलेट मिलता, वॉलेट के ऊपर जीएसटी का रेट कुछ और हो, तो कैसे आप जीएसटी उस वक्त पर चार्ज कर लोगे, तो गवर्नमेंट कहती है इस टाइम पे आप चार्ज करोगे जब एक्चुअली में वो रिडीम हो रहा होगा उस टाइम पर। अब बात करते हैं कहीं और से हमें कैलकुलेट नहीं कर पा रहे टाइम ऑफ सप्लाई, तो वहां पे कहते हैं कि अगर आप कहीं और से टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो जो पीरियडिकल रिटर्न की डेट होगी वो वाली डेट, या फिर जिस डेट पर आप टैक्स एक्चुअली में पे कर रहे हो वो वाली डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपने कोई इंटरेस्ट है, लेट फी है, पेनाल्टी है, तो हमने आपको वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर भी बताया था कि वहां पे उसी वैल्यू के ऊपर उसी टाइम पे जिस समय मिलेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई इशू होगा। अगर वो मार्च में आपको पेमेंट करना था, आपने जाकर के अगस्त में किया, अगस्त में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, अगस्त में जाकर के आप टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। जितना आप पेमेंट करोगे, मान लो 6000 रुपए पेमेंट करना था, आपने सिर्फ 4000 रुपए इंटरेस्ट के नाम पे पे किया, तो 4000 के ऊपर जीएसटी लगेगा, पूरे वैल्यू के ऊपर नहीं लगेगा। और ध्यान रखना एक और चीज है, 4000 के ऊपर नहीं लगेगा, 4000 को ग्रॉस अप करेंगे, 4000 इंटू जो रेट होगा प्रिंसिपल सप्लाई का, वही वाला रेट भी लगेगा यहाँ पर। यानी प्रिंसिपल सप्लाई अगर 5% के रेट में था, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट के ऊपर भी 5% का रेट लगेगा, 5/105 ग्रॉस अप करके हम टैक्स लगाएंगे, मानेंगे कि 5000 जो है वो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी हमको मिला है, जो भी अमाउंट मिलेगा उसको हम इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मानेंगे, और ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। छोटू सा चैप्टर था, बहुत कम टाइम में हमने इसको निपटा दिया। कितने मिनट में? 15 मिनट में। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।